नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की और सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। कांवड़ यात्रा पर बड़ा फैसला। ढाबा और साथी दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। दुकान मालिक और स्टाफ का नाम जरूरी। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी विवाद। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर। मनवीर सिंह चौहान ने दिया बयान, कहा कांग्रेस के पास अन्य कोई मुद्दे नहीं है। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बारिश बाधित। आपको बता दें कि भारी बारिश होने के कारण जगह जगह पर मलबा। पुलिस प्रशासन के लोग रास्ते खुलवाने में लगे। स्कूलों की छुट्टी के समय देहरादून में जाम। पुलिस ने नई व्यवस्था की चालू। यातायात रेगुलेटरी का होगा पालन। 21 स्कूलों के लिए आदेश हुए जारी। तुर्की में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। मां ने क्रूरता से की बच्चे की पिटाई। छोड़ने के गुहार लगाता रहा बच्चा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप की संभावना। डेंगू के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को किया जा रहा नष्ट। सर में लेखपाल से मारपीट का मामला। पुलिस ने आरोपी प्रधान के घर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। कोर्ट ने दिया था आदेश। हरिद्वार में तहसील कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की हो रही मांग। अवैध खनन करने का लगाया आरोप। देहरादून में पैथोलॉजी का किया गया औचक निरीक्षण। मुख्य चिकित्साधिकारी ने दिए थे निर्देश। प्रमाण पत्र समेत सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रुड़की में किसान मजदूरों ने टोल प्लाजा प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। कांवड़ यात्रा को देखते हुए टोल प्लाजा बंद करने की मांग। टोल प्लाजा पर किसानों से वसूली करने का आरोप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सीएम धामी ने दरअसल उत्तराखंड में पर्यावरण सकल उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया, जिसके बाद अब सीएम ने जनपद सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी के संतुलन की भी बात की और जीपी इंडेक्स के बारे में भी जानकारी दी। हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरे दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है, वो काम भी हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ है। उधर उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी का विवाद इन दिनों बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच अब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना चोरी के मामले को कांग्रेस बेवजह ही भुना रही है। कांग्रेस के पास अन्य कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा और उनके कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार से जो हमारे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है बाबा केदारनाथ जी का मंदिर, उसको स्वर्ण मंडित करने का काम किसी व्यापारी के द्वारा किया गया,
और मंदिर समिति के द्वारा उसको स्वर्ण मंडित करने की अनुमति दी गई है। और जिस प्रकार से उस आस्था के केंद्र को बाबा केदारनाथ जी के मंदिर की जिस प्रकार से जो विश्व प्रसिद्ध हमारा धाम है, हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। तो केदारनाथ धाम से सोना चोरी को लेकर हुए बवाल के बाद अब चांदी चोरी का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें आपको कि मंदिर में लगी चांदी की प्लेटों को लेकर भी अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय का कहना है कि हर चीज का अपना एक रिकॉर्ड रजिस्टर होता है। मंदिर में लगा चांदी उत्तराखंड सरकार के खजाने में जमा है। आप जानते हैं कि इन सारे विषयों के पीछे कुछ लोग शरारतपूर्ण तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा इस समय केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, तो इस कारणों से कांग्रेस मानसिकता से ग्रसित लोग और कांग्रेस के लोग इस प्रकार के विवाद उठा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कोई सरकारी व्यवस्थाएं होती है इस तरीके से तो चांदी कैसे गायब हो सकती है? क्या कोई अधेरगर्दी है, क्या अराजकता है इस प्रदेश में कि इस प्रकार से कोई गायब कर देगा? सब चीज़ों का स्टॉक रजिस्टर होता है, सब चीज़ों का उनको भंडारण करने का होता है, जो हमारा खजाना होता है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, उसके व्यवस्थाएं होती है। उधर देहरादून में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्यसमिति में 1300 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे और हर कार्यकर्ता को बोलने का मौका नहीं मिल सकता था। इसके हमने सुझाव पेटिका यहां पर लगाई थी और इसके सुझाव हमारे पास पहुंच चुके और हमने इसको लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया है। आम समिति चर्चा होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतो चाहे हारो, हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हम सब लगभग 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता है, सबके भाषण कराए, सबके विषय वहां पर आ नहीं सकते थे। हमने एक पेटिका भी रखी थी, उस पेटिका में भी बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए, जो पेटिका के सारे सुझाव मुझको प्राप्त हो गए। हमने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी में सुझाव के द्वारा जो क्रियान्वयन के पक्ष होंगे, जो पार्टी में बच्चों को क्रियान्वित करना है, उसको हम जोड़ेंगे। तीरथ जी का भी जो विषय था वो भी एक विषय के नाते के विषय के रूप में हम उसको लेते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। उधर हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सांसद अजय भट्ट के अध्यक्षता में दिशा की बैठक में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट और साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह के बीच में जमकर तीखी बहस हुई। बता दें आपको पूरा मामला आपदा के तहत गौला नदी में चैनलाइजेशन को लेकर है। वहीं जिलाधिकारी का कहना था कि उनकी ओर से वन विभाग को काम किए जाने को कहा गया है। सांसद के सामने ही काफी लंबे समय तक ये बहस चलती रही। अंत में सांसद अजय भट्ट को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। आपके सामने बैठक में होते देखी, आपने खुद बैठक को समाप्त किया। हाँ, छुटमुट बातें होते रहती है। कहीं पर मैंने कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो सुलझ जाती है। पारिवारिक बातें हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। और उसके बाद जब सुलझ गई, देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, सबका लक्ष्य है कि जनता को अधिकात्मक हम अधिक से अधिक जो है उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें, उनकी जो परेशानियां हैं उसका ध्यान रखें। कुछ कार्य वहां पर किए जाने चाहिए। एक तरफ तो हम लोग लोगों को वहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि वहां पर खतरा है, उसके बावजूद वहां पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे। तो ये इस तरह की दिक्कतें थी। विभागों में आपस में तालमेल न होने की वजह से ये सुरक्षा के कार्य, क्योंकि सरकार की ओर से पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप लोगों ने जानकारी ली होगी, 10-10 करोड़ एक जिले के और दे दिया है कि किसी भी प्रकार से आपदा कार्यों में, राहत कार्यों में, जो बाढ़ सुरक्षा के कार्य है उनमें कोताही न बरतें। लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और आज तक भी अभी जिन जगहों पर चैनलाइजेशन का काम होना था वहां पर काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर आज बातचीत हुई है। उधर उत्तराखंड में फेरी ठेली वालों की पहचान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने नगरीय और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी ठेली वालों को जल्द पहचान पत्र देने का निर्देश दिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता
हनी पाठक ने दरअसल कहा कि सीएम धामी के सत्यापन का फैसला लिया है वो सराहनीय है। अगर फेरी ठेली वाले लोगों को लाइसेंस मिलेगा तो वो सत्यापन के आधार पर मिलेगा। किस प्रकार से देखिए, ये जो उत्तराखंड सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये सत्यापन का फैसला लिया है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइसेंस का फैसला लिया, ये पूरी तरीके से स्वागत योग्य है। क्योंकि अगर लाइसेंस मिलता है उनका, तो लाइसेंस हमेशा सत्यापन के उपरांत ही मिलेगा। तो सत्यापित करने के बाद काफी चीजों में रोक लगेगी। उधर जहां एक और हरिद्वार प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सभी व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के इन दावों की पोल ये खस्ताहाल पड़ा पुल और सड़क के दोनों ओर से टूटी पटरियां खोल रही हैं। ये तस्वीरें रुड़की लक्सर की हैं, जहां पर आपको बता दें डोसनी फ्लाईओवर के कुछ जो जोड़ हैं वो खराब हो चुके हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में शिव भक्त बड़े बड़े वाहनों के साथ इसी मार्ग से होकर हरिद्वार गंगाजल लेने पहुंचते हैं और जहां पर ऐसी स्थिति में कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसके अलावा एक मुझे कंप्लेन ये आई थी कि हुसैनपुर से लेकर सुल्तानपुर तक रोड के दोनों साइड गड्ढे वगैरह हैं। तो मेरी एनएस से वार्ता हुई थी, अभी दूरभाष से ही वार्ता हुई जो यही है, तो उनको भी मैंने बता दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे द्वारा रिपेयरिंग कर दी गई है, फिर भी अगर कहीं कोई इस तरह की अगर समस्या है तो उसको भी दिखवा लेंगे। उधर मानसून के दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। कुमाऊं के अधिकांश जिलों के लिए दरअसल आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून, टेहरी, पौड़ी या चंपावत है। इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि हाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में हो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूं जुलाई की, तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम। और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। उधर मसूरी अपर मॉल रोड लंढौर बाजार जैन धर्मशाला के पास जाने वाले मुख्य सड़क का एक बड़ा भाग भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। रास्ता क्षतिग्रस्त होने के बाद मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान, भाजपा नेता मोहन पटवाल और साथ ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंचे और भारी बारिश के बाद सड़क का बड़ा भाग क्षतिग्रस्त होने का जायजा लिया। तो सबके सामने है कि इसको तकरीबन जो है 25 से 30 दिन होने वाले हैं, और ये अब जब सड़क जो है पूरे उसके लिए कट गई, पूरा पुस्ता उसका निकल गया, बरसात का पूरा पानी उसमें चला गया, सारा रिश्ता हुआ आपदा में आ गया, तो इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, ना तो स्थानीय प्रशासन कोई सुध लेने वाला है और ना सरकार में बैठे हुए लोग सुध लेने वाले हैं। लगातार जो ये लंढौर रोड है, यहाँ पर 1 महीने से ये रोड जो है दब रही थी और यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था भी की गई थी। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के संज्ञान में था कि यहाँ पर जो है रोड दब रही है, लेकिन इसको समय पर यदि इसमें काम हो जाता तो मुझे लगता है आज जो यहाँ पर इतनी बड़ी ये घटना हुई है जिसपे जो है पूरी रोड ब्लॉक हो गई है, पूरी लंढौर रोड जो है ब्लॉक हो गई। देखिए, इसमें हमने अभी संज्ञान लिया है। ये लंढौर मार्ग पर ये जो पुस्ता भी धंसा है, ये एक आपदा उसमें ग्रसित क्षेत्र माना गया है। इसको हमने बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इस पर यातायात को हमने वर्जित कर दिया गया। जो बड़े वाहन हैं उनको रोक दिया गया है। अभी स्कूटी छोटे वाहनों को हम संचालन के लिए हमने परमिशन दी है। थोड़ी देर में ये भी हम बंद कर देंगे। कार्य हेतु हमने ठेकेदारों को हमने निर्देशित कर दिया कि तत्काल कार्य कर दिए। टेंडर प्रोग्रेस हमारा हो चुका है और साथ साथ जो हमने इस पर रेलिंग और पुस्ता लगना था जिसमें ज़्यादा नुकसान हो चुका है, देखते आपदा इसको घोषित किया गया है।
उधर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया, जिसमें एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी, अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं की पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की हुई, जिसमें कि एक कार्यकर्ता को चोट भी आई है। वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। और अब तक कितनी जगह पे डेंगू का लार्वा मिला? जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। तो उससे पूर्व ही मानसून सेशन से पूर्व ही हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटर इसमें कार्य कर रही है, जो लोगों के घरों में जा जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। उधर स्कूलों की छुट्टी के समय देहरादून में आपको बता दें लगने वाले जाम को लेकर अब पुलिस ने नई व्यवस्था चालू कर दी है, जिसके तहत आज से देहरादून शहर के 21 स्कूलों में लागू किए जाने वाले यातायात रेगुलेटरी संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। इस नई व्यवस्था के अनुसार इन स्कूलों की छुट्टी के समय में परिवर्तन किया गया है, ताकि यातायात के दबाव को कम किया जा सके। उधर आपको बता दें कि केदारनाथ धाम को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के सनसनीखेज बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका आपको बता दें कि सांफी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने खंडन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब उस सनसनी पे सरकार को कितना सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन किसी भी तीर्थ की मर्यादा, पिछली बार लगाया गया कि पीतल लगा दिया गया सोने पे, वो बात शांत हुई। अब हो गया कि 228 किलो सोना गायब। अब उस सनसनी पे सरकार को कितना सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन किसी भी तीर्थ की मर्यादा, पिछली बार लगाया गया कि पीतल लगा दिया गया सोने पे, वो बात शांत हुई। अब हो गया कि 228 किलो सोना गायब। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।